उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के लिए चुनावी श्री गणेश इस बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होने जा रहा है। तो क्या इस बार भी 2017 के परिणामों को दोहराया जाएगा या फिर इस बार ये इलाका एक नई इबारत लिखेगा? क्योंकि बीजेपी के लिए वेस्ट यूपी तो बेस्ट यूपी है। ऐसा हम नहीं बल्कि 2017 के चुनावी आंकड़े कह रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी यूपी में कितनी सीटों का खेल है। पश्चिमी यूपी में 26 जिलों की 136 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा समेत कई जिले हैं। पश्चिमी यूपी में 20% के करीब जाट हैं, 30 से 40% मुसलमान हैं। इन दोनों के साथ आने से करीब 50 से ज्यादा सीटों पर जीत लगभग तय हो जाती है। क्या कहते हैं 2017 के चुनावी आंकड़े? ऐतिहासिक तौर पर देखें तो पश्चिमी यूपी में पहले वोट डाले जाते रहे हैं। इसका असर आखिरी परिणामों पर दिखता रहा है। 5 साल पहले यानी कि 2017 के चुनाव की बात करें तो वेस्ट यूपी के मुरादाबाद मंडल को छोड़कर ज्यादातर सीटों पर कमल खिला था। वेस्ट यूपी में मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद और बरेली मंडल माना जाता है। 2017 में मेरठ मंडल में 28 में से 25 बीजेपी जीती। सपा, बसपा, रालोद के हिस्से में 3 सीटें आईं। सहारनपुर मंडल में 16 सीटों में से 12 बीजेपी, कांग्रेस और सपा के हिस्से में 4 सीटें आई थीं। मुरादाबाद मंडल में 27 सीटों में से 14 पर बीजेपी जीती, 13 पर सपा, बसपा और अन्य ने जीत दर्ज की थी। बागपत जिले में आरएलडी विधायक छपरौली से जीता था, लेकिन बाद में वो भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। दरअसल 2014 और 2019 के लोकसभा के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का गढ़ वेस्ट यूपी कहा जाता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है और इसकी वजह कई सारी हैं। इन बातों को समझने से पहले थोड़ा हमें ये देखना होगा कि आखिरकार इस बार कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो पार्टियों की किस्मत तय करने वाले हैं, खासतौर पर पश्चिमी यूपी यानी कि हरित प्रदेश में, क्योंकि ये क्षेत्र किसान और किसानी के मुद्दे के लिए जाना जाता है। इसलिए सबसे बड़े मुद्दे में से एक पिछले साल चला किसान आंदोलन जरूर बनेगा। किसान आंदोलन जरूर बनेगा बड़ा मुद्दा। पिछले साल नवंबर तक तो हालात यही थे कि इस आंदोलन से इस क्षेत्र का लगभग हर समुदाय जुड़ा हुआ था। हालांकि सरकार इसे एक समुदाय विशेष यानी कि जाटों का आंदोलन बता रही थी, लेकिन जमीनी तौर पर इसका असर हर तरफ दिखता था। नवंबर में जब पीएम ने घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, तब बीजेपी की कोशिश यही थी इस समुदाय में जो पार्टी और सरकार के लिए नाराजगी है उसको रोका जाए और स्थिति बेहतर की जाए। इसका फायदा गुस्से को सीमित करने में कुछ हद तक तो कम हुआ, लेकिन कितना, इसकी अग्नि परीक्षा भी आने वाले विधानसभा चुनाव में ही होनी है। लेकिन अब भी कई ऐसे लोकल मुद्दे हैं जिनको लेकर किसान नाराज है, खासतौर पर प्रदेश की सरकार से। यूपी में और कौन कौन से मुद्दे हैं? सबसे पहला मुद्दा आवारा पशुओं का, जो किसानों की खड़ी फसल को बेहद नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका कोई उपाय ना तो सरकार के पास है और ना ही किसानों के पास। इसकी वजह से सबसे ज्यादा फसल हानि छोटे किसानों को हो रही है। दूसरा मुद्दा गन्ने की कीमत का, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिले गन्ने की पैदावार के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर बने चीनी मिल इस गन्ने के महत्वपूर्ण खरीदार हैं, इसलिए गन्ने की कीमत को लेकर हमेशा किसान चिंतित रहते हैं। और तीसरा मुद्दा कृषि को लेकर बिजली की कीमत का है। आज भी उत्तर प्रदेश में बिजली की कीमत पड़ोसी हरियाणा और पंजाब के मुकाबले कहीं ज्यादा है। किसान कहते हैं हरियाणा और पंजाब के किसान ज्यादा संपन्न हैं, फिर भी वहां की राज्य सरकारें उन्हें ज्यादा रियायत देती हैं। लेकिन यूपी की सरकार बिजली के मामले में किसानों को लूट रही है और बिजली के बिल हजारों में हर महीने आते हैं। तो ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष खासतौर पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा है और उन्हें उम्मीद है वोट इसी आधार पर उन्हें मिलेंगे। कानून व्यवस्था भी डाल सकता है असर, लेकिन किसानी का मुद्दा ही सब कुछ नहीं है। बीजेपी खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर काफी आक्रामक तौर पर अपना चुनाव प्रचार कर रही है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत हमेशा चुनाव से जुड़ा हुआ है। एक अहम मुद्दा रहा। बीजेपी ने साफ तौर पर ये संदेश देना शुरू किया कि अखिलेश राज में जो गुंडागर्दी थी उसे योगी सरकार में कम किया गया और इसका क्रेडिट एक मजबूत सरकार को जाता है। ध्रुवीकरण की राजनीति भी एक बड़ा मुद्दा है। दरअसल पिछले कुछ चुनाव में वेस्टर्न यूपी में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन की एक बड़ी वजह धार्मिक तौर पर ध्रुवीकरण भी रहा। पूरे प्रदेश में वैसे तो मुस्लिम आबादी तकरीबन 19% है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की तादाद 26% हो जाती है। यानी यहाँ पर ध्रुवीकरण का कार्ड बीजेपी खेलना चाहती है ताकि मुस्लिमों के खिलाफ हिंदुओं को लामबंद किया जा सके। पिछले कुछ चुनाव में 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर ऐसा करने में बीजेपी कामयाब रही और इसका सियासी फायदा सीटों में तब्दील होता हुआ नजर आया। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर के देवबंद में एक रैली की तो वहां उन्होंने एक नया नारा भी दिया जिसमें ये कहा गया था, काम भी लगाम भी। इसका मकसद साफ है, विकास कार्यों की बात तो सरकार करेगी ही, लेकिन साथ ही साथ असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने की बात कहकर बीजेपी इसका लाभ उठाना चाह रही है। इस बार सभी पक्षों ने मुद्दों के साथ साथ जमीनी तौर पर वोट बैंक का भी पूरा ख्याल रखा। इस इलाके में जाति के साथ साथ धर्म की राजनीति भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और इसलिए पार्टियों का फोकस न सिर्फ जातिगत समीकरण सही बैठाना है बल्कि धार्मिक तौर पर भी किस तरीके से संदेश दिया जाए वो भी जरूरी दिखाई पड़ता है। पिछले चुनाव में हर जाति से बीजेपी को बड़ा समर्थन हासिल हुआ था और इसी वजह से बीजेपी तकरीबन 85% सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। जाहिर तौर पर इसकी एक बड़ी वजह ध्रुवीकरण भी रहा। इस बार बीजेपी के इसी गणित को तोड़ने के लिए विपक्षी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। कांग्रेस को महिला कार्ड से उम्मीद। कांग्रेस ने भी इस बार अपना महिला कार्ड खेला है और महिला सशक्तिकरण के नाम पर इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की जुगत में लगी हुई है। मुरादाबाद की एक रैली में प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों जमकर अखिलेश और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा और ये तक कह दिया था कि दोनों सरकारों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए कुछ भी नहीं किया। क्या साइलेंट फैक्टर बनेगा बीएसपी का कैडर वोट? मायावती की बहुजन समाज पार्टी ऐतिहासिक तौर पर इस इलाके में बहुत मजबूत रही है। उसके पास अपना एक खास वोट बैंक है जो ऐसा माना जाता है कि मायावती से आमतौर पर छिटकता नहीं है। अनुसूचित जाति और खास तौर पर जाटव वोट बैंक के सहारे मायावती कई सारी सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव रखती हैं और अपने दम पर जीतने की हैसियत भी। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी उनकी पार्टी का अच्छा खासा असर माना जाता रहा है। हालांकि बीएसपी इस बार पूरी तरीके से चुनाव को लेकर जमीन पर सक्रिय नजर नहीं आ रही है, फिर भी उसके वोट बैंक का क्या होगा वो भी इस इलाके में चुनावों की दिशा तय कर सकता है। लेकिन बात सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों की नहीं है बल्कि एक्स फैक्टर के तौर पर इस इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम का रोल भी कम नहीं आंका जा रहा है। ओवैसी पिछले कुछ महीनों से लगातार इस इलाके में काफी सक्रिय रहे हैं। खास तौर पर युवा मुस्लिम मतदाताओं का रुझान साफ देखा गया। ओवैसी लगातार प्रदेश में मुस्लिम नेतृत्व की बात करते हैं और यही वजह है कि कई सारे वोटर उनकी बातों से सहमत तो हैं, लेकिन क्या वो वोट भी देंगे, इस पर अभी सवालिया निशान है। लेकिन अगर ओवैसी मुस्लिम वोट का एक हिस्सा लेने में कामयाब रहते हैं तो वो कईयों का गणित जरूर गड़बड़ा सकते हैं। तो क्या पश्चिमी यूपी तय करेगा पूरे प्रदेश की दिशा? ऐसा कहना थोड़ी जल्दबाजी तो होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और प्रदेश इतना बड़ा है कि उसमें इलाकों के हिसाब से मुद्दे भी तय होते हैं और पार्टियों का चयन भी उसी हिसाब से किया जाता है। लेकिन एक बात तो तय है, जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा करेगा उसका मनोबल बाकी चरणों के लिए काफी बढ़ा हुआ होगा। इस लिहाज से शुरुआती चरणों में यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वोट गणित बनता है उस पर न सिर्फ पार्टियों की निगाह रहेगी बल्कि लोग भी उसे बहुत बारीकी से देखेंगे। बहरहाल अब 5 साल बाद क्या स्थिति होगी ये 2 महीने में रिजल्ट आने पर स्पष्ट हो जाएगा। टोटल टीवी।